डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बोर्न हैबोट साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बोर्न हैबोट साइकिल है ये किस प्रकार का एक प्रक्रम होता है, प्रोसेस होती है। ये एक हम कहें कि एक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जीज है यदि हम किसी क्रिस्टल फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में यदि बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सब्लिमेशन एनर्जी है या डिसोसिएशन एनर्जी है या जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है या हम कहें कि जो ज्वाला की लैटिस एनर्जी है या हीट ऑफ फॉर्मेशन है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एनर्जी है। तो इस प्रकार की जो एनर्जीज होती है इनमें जो संबंध या रिलेशनशिप जो शो की जाती है, ये बताई जाती है, उससे रिलेटेड एक थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है। और थर्मोडायनेमिक साइकिल की एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उत्पाद जो बनता है, तो उसमें उत्पाद बनने के प्रक्रम में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो हमेशा समान रहता है, चाहे आप प्रोसेस किसी भी स्टेप के या किसी भी प्रक्रम से उसको परफॉर्म कर रहे हो। और ओवरऑल जो साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करें तो वो हमेशा जीरो होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उनको शो किया गया है। इसमें हम यदि बात करें कि जो सोडियम एज ए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए जनरली हम बात करें तो ये जो एटम्स होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट है वो गैसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए दोनों जो यहाँ पर स्पीशीज़ पार्टिसिपेट कर रही है उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो सोडियम मेटल है इसको हम सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है या दी जाती है प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इसके बाद हम बात करें कि जो सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद में हम इसको कैटायन की फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। तो कैटायन बनाने के लिए इसे ऊर्जा दी जाती है, और जो आउटर मोस्ट सेल का या हम कहें कि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। यहाँ पर हमारे पास से सोडियम कैटायन है वो फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसके पैरेलल में क्लोरीन की। तो चूँकि यहाँ पर Cl जो क्लोरीन है वो नेचर में Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हमें चूँकि एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 1/2 Cl2, और ये ऑलरेडी गैसेस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर जो दो Cl परमाणु के बीच में जो सहसंयोजक बंध होता है उसको तोड़ने के लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी है वो देनी होती है। चूँकि हमें केवल एक ही क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी जो दी जाएगी वो होगी D/2। ये ऑलरेडी गैसेस स्टेट में, और इसके बाद में हम जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी है वो निष्कासित होती है, निकलती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम और एक सोडियम कैटायन और एक Cl एनायन प्रोड्यूस हो गए। अब ये दोनों जो आयन्स हैं, ऑपोजिट चार्ज जो आयन है, सोडियम कैटायन और क्लोराइड, ये आपस में आयनिक बंध के द्वारा क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट का होता है। और जब इन ऑपोजिट चार्ज आयन्स के बीच में इंटरेक्शन होती है और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा है वो मुक्त होती है, और इस ऊर्जा को हम बोलते हैं चालक ऊर्जा।
यदि इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट ऐसे शो करना चाहिए, चाहे कि सोडियम प्लस हाफ Cl2 इज इक्वल टू NaCl सॉलिड, तो यहाँ पर जो -Q जो एनर्जी शो की गई है, ये सोडियम क्लोराइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी होती है। क्योंकि हमने कहा था कि जो इस प्रकार के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, तो उनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे किसी भी स्टेप के द्वारा प्रोसेस है वो प्रोसीड की गई हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो -Q है, ये ओवरऑल जो भी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है या लिबरेट हुई है, इनके योग के बराबर होती है। तो हम पर्टिकुलर इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, -Q इज इक्वल टू S सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस T/2, ये सारी एनर्जी वो कंज्यूम हुई है, माइनस E और माइनस U0। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और U0 यहाँ पर लैटिस एनर्जी है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर लैटिस एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है, तो बाकी एनर्जीज की वैल्यूज यदि हमें पता हो तो हम इस इक्वेशन के द्वारा लैटिस एनर्जी वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में, कि जो सबसे पहले हम सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है मेटल, उसको हम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उसका मान यहाँ पर दिया गया है 26 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद में सोडियम से सोडियम कैटायन बनाएंगे, तो इसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसका मान हमें दिया गया है 118 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद में क्लोरीन जो अणु है, इसे हमें क्लोरीन परमाणु बनाना होता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी दी जाती है वो होगी 2 परमाणु जो बनते हैं, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है 57.8 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन हमें केवल एक ही एटम चाहिए होता है, तो इसका आधा जो मान है वो यहाँ पर कंज्यूम होगा। इसके बाद में हम क्लोरीन से क्लोरीन एनाइन बनाएंगे, क्लोराइड आयन बनाएंगे, तो इस प्रोसेस में हमें एनर्जी है वो मिलती है। तो ये एनर्जी है वो यहाँ रिलीज होगी 90.7 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद हम फर्दर बात करें कि जो सोडियम और कैटायन और जो क्लोराइड आयन है वो आपस में जो ये यहाँ पर सॉलिड S है, गैस लिखा हुआ है ये S है, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो ये जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और ये है 180.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी 26 थी, D/2 यहाँ पर 28.9 है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर 118 है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू और ये लैटिस एनर्जी वैल्यू। तो हमारे पास जो एनर्जी जो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो प्राप्त हुई वो है -98.2 किलो कैलोरी पर मोल। इसको हम फर्दर लिखेंगे Q इज इक्वल टू 98.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो वैल्यू है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है। इन वैल्यूज़ की हम फर्दर दूसरे सिस्टम में वैल्यू की बात करें तो ऐसे सिस्टम में इनकी जो वैल्यूज है वो दी गई है, और इनके आधार पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -410.9 किलो जूल पर मोल। अब यूजेज ऑफ बॉन्ड हैबर साइकिल, तो हमने सबसे पहले बात की थी कि हमने इसको पहले डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद करने के लिए हमने बॉन्ड हैबर साइकिल की मदद ली थी, तो हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान याद कर सकते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल के थ्रू, और फर्दर ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है इसकी वैल्यूज़ के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का जो क्रिस्टल है वो फॉर्म होगा या
क्रिस्टल फॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए यदि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है कैलकुलेशन के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके द्वारा हम प्रोटॉन एफिनिटी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अमोनिया के प्रोटॉन एफिनिटी के लिए बोर्न हाइपर साइकिल शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो चालक ऊर्जा की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता, विक्रिया ऊष्मा आदि को हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी सहायता से जो हैलोजन तत्वों की तुलना में क्लोरीन की जो स्पेशल बिहेव होता है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो धात्विक हाइड्राइड, पॉलीहैलाइड, ऑक्साइड और सुपरऑक्साइड के इस तत्व की हम व्याख्या कर सकते हैं। इसके साथ हम जो मेटालिक क्लोराइड्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उनमें जो मेटालिक जो एटम होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, जबकि आयोडाइड्स में नहीं रहते। इसकी व्याख्या भी हम लैटिस एनर्जी के बेसिस पे कर सकते हैं। साथ में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको भी हम चालक ऊर्जा के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो सोलिबिलिटी होती है उसको, और साथ में इनकी जो हार्डनेस होती है उसको हम चालक ऊर्जा के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।